नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में हाल ही में दिनों में हुई सनसनीखेज वारदातों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की है, जहां 3 घंटे तक चली मीटिंग में राज्य के सभी पुलिस थानेदार तक मौजूद रहे और सभी थानेदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कई जिलों की पुलिस के कामकाज से नाराज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब गड़बड़ी करने वालों को पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं बल्कि नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी तय हुआ है कि सभी जिलों में एक महिला पुलिस थाना के अलावा एक और थाने में सिर्फ महिला थानेदार को ही तैनात किया जाएगा। तो जिलों के कप्तानों को सीएम योगी ने फटकार भी लगाई है। बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की, जिसमें तमाम बताया जा रहा है कि टॉप 10 जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं उनका एक सर्कल भी बनाया गया। इसी के साथ जिलों के कप्तान को सीएम योगी आदित्यनाथ ने फटकार भी लगाई है और सख्त हिदायत दी है कि अब अगर कोई गलती होती है तो तबादला नहीं बल्कि डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कह दिया कि अब अगर कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो तबादला नहीं हुआ, सीधा बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की बैठक को लेकर के, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी कानून व्यवस्था बैठक इस बार जो सीएम योगी ने ली है वो सोमवार को शाम 7 बजे से शुरू हुई थी, क्योंकि लगभग ये बैठक जो है 3 घंटा 10 मिनट तक ये बैठक चली थी। और इस मामले में जो बैठक में अभी तक देखा जाता था कि केवल जो प्रदेश के कप्तान हैं उनको शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार बैठकों में कप्तान सहित जो सीओ रैंक के अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर के रैंक के अधिकारी, उन सभी को शामिल किया गया था। और इस मामले को लेकर के सख्त हिदायत भी दी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से जो अपराध की कड़ियां बढ़ रही हैं उन अपराधों को लेकर के सख्त नाराज भी दिखे। क्योंकि इस मामले को लेकर के अगर सबसे ज्यादा नाराजगी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर के जो बात की जाए अंबेडकर नगर की जो घटना थी उसको लेकर के सख्त नाराज दिखे। क्योंकि जिस तरीके से एक छात्रा का दुपट्टा खींचने के दौरान उसकी हादसे में मौत हुई, तो उस मामले को लेकर के जो वहां के एसपी थे उनको भी फटकार लगाई गई, क्योंकि उनसे जब इस मामले को लेकर के जवाब मांगा गया था तो जवाब में साफ तौर से उनके द्वारा जो तथ्य दिए गए उन तथ्यों को लेकर के साफ तौर से फटकार लगाई गई। और उसमें जो एक लहजा रहा वो ये रहा कि अधिकारी से साफ तौर से कहा गया कि जब तक शासन के द्वारा क्या तो निर्देश नहीं दिए जाएंगे तब तक क्या अपराधियों की आरती उतारी जाएगी। यानी कि इस लहजे के पीछे का मतलब ये है कि जिस तरीके से जब शासन का इंतजार जो किया जाता है उन मामलों को लेकर के लगातार लापरवाही बरती जाती है और उसके बाद कार्रवाई होती है, तो जाहिर सी बात है इस घटना को लेकर के सख्त नाराज दिखे थे। और अगर इस मामले की बात की जाए, जो प्रदेश के जो कानून व्यवस्था की बात की जाए, जो कमिश्नरी की बात की जाए, कमिश्नरी को लेकर के, क्योंकि इस मामले में जो बैठक थी प्रदेश के कप्तानों समेत कमिश्नरी के जो जिले हैं वो भी शामिल हुए थे। और हाथरस की घटना को लेकर के अगर बात की जाए या फिर अंबेडकर जो बात की जाए सुल्तानपुर को लेकर के, ऐसी जो घटनाएं उन सभी को लेकर के लगातार नाराज दिखे थे। और साफ ही अगर कहा जाए कि जिस तरीके से जो हाथरस की घटना है वहां पर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं हत्याओं की, क्योंकि 100 में से 30% तक जो मुकदमे वहां पे हत्या की धाराओं में दर्ज हुए, उस मामले को लेकर के भी लगातार नाराजगी दिखाई थी। क्योंकि इस मामले में जो अगर तथ्य की बात की जाए, जो वहां के एसपी के द्वारा बताया गया कि जो हत्या के जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो ज्यादातर पेशबंदी में मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्योंकि वहां पर अगर सांप के काटने का भी होता है तो उसको भी हत्या की धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कराया जाता है। तो इस मामले को लेकर के साफ तौर से सीएम के द्वारा कहा गया कि उन मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और उसमें जो कार्रवाई है वो पूरी की जाए। इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रयागराज की, तो प्रयागराज में अभी जो एक गैंग का खुलासा किया गया था, उस खुलासे को लेकर के जो दिया गया उसको लेकर के भी फिलहाल सीएम योगी ने उनकी पीठ थपथपा के उनको भी फटकार लगाई, क्योंकि कमिश्नरी का एक ऐसा जिला था जो प्रयागराज जिसको फटकार लगी। उसके साथ ही उनको जो हिदायत दी गई थी, हिदायत देने के साथ साथ जो लगातार लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, फिर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर के भी नाराजगी दिखाई। क्योंकि साफ तौर से कहा गया कि अगर हम छोटे छोटे चौराहों को भी अगर हम सेफ ना कर सके तो फिर जाहिर सी बात है बड़ी घटनाओं को हम कैसे रोकेंगे, क्योंकि जो स्नैचिंग की घटनाएं हैं, लूट की घटनाएं वो लगातार बढ़ रही हैं। और अगर महिला सुरक्षाओं की बात की जाए तो उसको लेकर के भी साफ तौर से नाराज दिखे, क्योंकि अगर बात की जाए 15 अक्टूबर से जो मिशन शक्ति अभियान जो शुरू होना है बलरामपुर से, उसको लेकर के भी पहले से हिदायत दी जा रही है। और अगर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को लेकर के साफ तौर से ये मिशन शक्ति है क्या, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से ये जो मिशन शक्ति है इसमें महिलाओं की जो सुरक्षाओं की बात की जाए, महिला हो गई या फिर छात्राएं हो गई, स्कूल के बाहर जिस तरीके से छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं
उन सभी पर अंकुश लगाने की, यानी कि जो बात की जाए पिंक पेट्रोल चलाया गया, पिंक बूथ खोले गए, उन सभी को लगातार कहा गया था कि स्कूल परिसर के आसपास या फिर भीड़भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर लगातार भ्रमणशील रहे, लगातार गश्त करते रहे। अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटनाएं आती हैं तो जाहिर सी बात उस पर तत्काल कार्रवाई करें। लेकिन लगातार जो पुलिस की बात की जाए वो इस मामले में लगातार हीला हवाली कर रही है, यानी कि जो बात की जाए जो उनको पिंक स्कूटी दी गई थी, पिंक पेट्रोल जो गाड़ी दी गई थी, उन गाड़ियों को केवल घरों के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो क्षेत्रों की बात की जाए उन सभी जगहों पर लगातार भ्रमणशील नहीं दिखता है। और उसके साथ अगर पिंक बूथ की बात की जाए उसमें भी लगातार आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। जो फरियादी पहुंचते हैं उनके साथ भी हीला हवाली की जाती है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो मिशन शक्ति अभियान है महिलाओं के प्रति, उस अभियान को लेकर के भी सख्त हिदायत दी है कि अगर किसी तरह की कोई भी लापरवाही होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो मिशन शक्ति 15 अक्टूबर से जो बलरामपुर से शुरुआत हो रही है उसको लेकर के भी पूरी तैयारी करने के लिए कहा गया। और अगर साफ तौर से सीएम ने तर्क दिए हैं कि जिस तरीके से जो प्रदेशों से शिकायत उनके आवास तक पहुंच रही है तो ये शिकायतें उन तक ना पहुंचे और उसका वहीं पर निस्तारण किया जाए। और अगर इस तरह की शिकायतें उनके आवास पर आती है, जन सुनवाई में आती है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखिए तमाम निर्देश के साथ उन्होंने एक बड़ा निर्देश ये भी दिया है कि जो माफिया होते हैं, जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको शरण ना दिया जाए बल्कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस अपराध की बात की जाए उसके तहत जो काम भी किया जा रहा है तो उसको लेकर के लगातार ये देखा जाता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया हैं, भू माफिया हैं, उनको लगातार थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं या फिर जो अधिकारी होते हैं उनसे शरण प्राप्त होती है और जिसका वो पूरा फायदा उठाते हुए लगातार अपराध को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर उनकी गिरफ्तारी भी होती है तो चंद मिनटों में उनको छोड़ भी दिया जाता है। तो इन सभी मामलों को लेकर के नाराजगी भी है और साफ तौर से कहा गया है कि इस मामले में अगर किसी तरह की लापरवाही होती है तो जाहिर सी बात है कप्तान के साथ साथ जो वहां का थानेदार होगा या फिर जो सीओ रैंक का अधिकारी होगा उसको भी इसकी तर्ज पर कार्रवाई करने के बाद होंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अब जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के तहत क्या कुछ इस पर जो अब जो पुलिस है वो अमल करती है। क्योंकि इस बैठक में जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी रखा गया था, लखनऊ की जो पुलिसिंग है उसको लेकर के भी साफ तौर से कहा गया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ कार्रवाई रहेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर लखनऊ से है जहां दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी अब बस्ती अभियान चलाएगी। आज से दलित बस्तियों में जाएगी और पार्टी नेताओं की वहां पर टोलियां बस्ती में जाएंगी और प्रदेश की हर बस्ती में जाकर पार्टी अपना फीडबैक भी जुटाएंगी। बता दें कि बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान दिसंबर तक चलेगा और भाजपा अनुसूचित मोर्चा सौंपी गए अभियान की जिम्मेदारी जो है वो अनुसूचित मोर्चा को दी गई है। तो सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की सूची तैयार हो गई है। बता दें कि बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान दिसंबर तक चलाया जाएगा। 2024 मिशन को लेकर लगातार भाजपा अपनी तैयारियां कर रही है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की सूची तैयार हो रही है। तो 2024 मिशन को लेकर भाजपा ने नई रणनीति बनाई। केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी भी देंगे। तो बता दें कि दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी अब बस्ती अभियान चलाने जा रही है। आज से दलित बस्तियों में पार्टी के नेता और टोलियां उनकी जाएंगी। जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों को उसके बारे में बताएंगे। प्रदेश की हर बस्ती में जाकर अपना पार्टी जो है पार्टी के जो भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो फीडबैक लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब भारतीय जनता पार्टी एक नया अभियान चलाने जा रही है। बताया जा रहा है कि बस्तियों में जाकर वो लोगों से जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में उनका लाभ भी बताएगी और वहां से उनका फीडबैक भी लेगी। बिल्कुल, आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। अगर बात करें तो बीजेपी के हर एक मोर्चा पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रचार में जुट चुका है और 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है।
अगर बात करें तो आपने देखा कि कल ओबीसी मोर्चे की एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप समेत तमाम नेता और प्रदेश भर के पदाधिकारी एकत्रित होकर और सोशल मीडिया के पे कैसे काम करना है उसकी विषय में कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं और एक रणनीति तैयार करते हैं। तो वहीं आपको बताएं कि बीते दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत और बीजेपी के नेताओं की एक बैठक होती है, जिसमें आरएसएस और साथ ही साथ बीजेपी एक साथ मिलकर और आने वाले दिनों में इस बात को तय किया जाता है कि अलग अलग कार्यक्रमों से बीजेपी की तमाम नीतियों को बताया जाएगा। उस बैठक में तय हुआ कि दलित बस्तियों में कहीं ना कहीं समरसता भोज, खिचड़ी भोज जैसे आयोजन से भारतीय जनता पार्टी करके और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो तमाम कार्य हैं जो खास करके अनुसूचित वर्ग के लिए किए गए हैं उसको कहीं ना कहीं गिराते हुए नजर आएगी। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारी आज से और साल के अंत तक अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के अपने तमाम कार्यक्रम को आयोजन करेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को बखूबी तरीके से बताते हुए नजर आएंगे। जी विभांशु, देखिए कहीं ना कहीं जो घोषी और साथ ही साथ जी बोलिए विभांशु, देखिए जिस तरीके से आपको बताया कि घोषी हो या खतौली हो, विभांशु देखिए जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बीजेपी अपनी नई रणनीति बना रही है, कहीं ना कहीं घोसी उपचुनाव में कहीं ना कहीं उसको जो हार मिली थी उससे सबक लिया है और आगे की इस तरीके की रणनीति बनाई गई है। तो क्या लगता है कल जिस तरीके से मीटिंग की गई थी, सोशल मीडिया विंग को भी बुलाया गया था, तो सोशल मीडिया को भी अब क्या जिम्मेदारी दी गई है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल ओबीसी वर्ग के सोशल मीडिया की एक दिन की कार्यशाला थी, जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी विधानसभा वार तरीके से 50-50 की टोलियां बनाएंगे और हर एक लोकसभा क्षेत्र में 20,000 कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ट्रेन करेगी भारतीय जनता पार्टी। अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में 2.5 लाख पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को सोशल मीडिया पर बताते हुए नजर आएगी। मगर बात की जाए तो ओबीसी मोर्चा को हटाकर तो अब अनुसूचित मोर्चा भी 2024 की तैयारियों में पीछे नहीं रहा है। अगर बात की जाए तो खतौली और घोसी में मिले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार के बाद से कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उसको खोने का डर सता रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। डैमेज कंट्रोल के तौर पर अपने अलग अलग विंग यानी कि अलग अलग मोर्चा के पदाधिकारियों को विभिन्न तरह के दिशा निर्देश दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश में कहीं ना कहीं 28% दलित वोट बैंक है और बात की जाए तो 1932 के जाति जनगणना के मुताबिक देश भर में लगभग 52% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। तो साफ तौर से बीजेपी कहीं ना कहीं ओबीसी और साथ ही साथ अनुसूचित जाति यानी कि एससी, एसटी, एसटी कास्ट को कहीं ना कहीं अपने तरफ रिझाने का आने वाले दिनों में विभिन्न कार्यक्रम और आयोजन के माध्यम से कार्य करते हुए नजर आएगी। नंदनी, विभांशु देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब अपने चुनाव प्रचार प्रसार को चाहे दलित हो चाहे ओबीसी हो अपने उसमें उनको रिझाने के लिए तमाम तरह के जो कार्यक्रम कर रही, आगे भी क्या लगता है और भी कार्यक्रम किए जा सकते हैं? जैसे कि ये दलितों के लिए है, फिर जिस तरीके से ओबीसी की मीटिंग हुई तो क्या ओबीसी के लिए भी ऐसे कुछ कार्यक्रम रखे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से बीजेपी एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की थी, जिसमें खास तौर से जो अग्रणी बिरादरी के लोग हैं उनकी सहभागिता को बढ़ाई थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने ओबीसी मोर्चे की सोशल मीडिया विंग की एक दिन की कार्यशाला रखती है और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में नरेंद्र कश्यप जो कि ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा बाइक रैली निकाली गई। साथ ही अब कार्यशाला के माध्यम से एक तरफ जहां ओबीसी वर्ग को साधने की तैयारी है तो वहीं आने वाले दिनों में दलित बस्तियों में खास करके जहां पर दलित वर्ग की संख्या ज्यादा है वहां पर बीजेपी अपने खिचड़ी भोज, समरसता भोज और अपने विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं ना कहीं सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगवाने के उद्देश्य से विभिन्न तरह के कार्यक्रम करेगी। ओबीसी, एससी चाहे अगर
पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, हर एक वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम तैयार हैं। ओबीसी और एससी वर्ग के लिए कहीं ना कहीं कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में पासमंदा मुसलमानों को भी लेकर कहीं ना कहीं बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आयोजन करने जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार अभियान की अब शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि कल से एमपी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सपा अब एमपी राजस्थान में गठबंधन के तहत सीटें भी मांग रही है और 27 और 28 सितंबर को एमपी के दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे। अखिलेश यादव रीवा के सिरमौर में चुनावी जनसभा करेंगे। खजुराहो में भी कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। तो इंडिया गठबंधन के तहत सीट लेने का दबाव बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव बता दें कि एमपी के रीवा के सिरमौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। तो अब समाजवादी पार्टी 2024 मिशन को लेकर तमाम तरह की तैयारियों के साथ बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत सीट लेने का दबाव भी बना रही है। अखिलेश यादव का कल से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कल से एमपी में चुनाव प्रचार की अभियान की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एमपी दौरे पर रहेंगे, वहां वो चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल, आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको सेमीफाइनल के तौर में देखा जा रहा है उन राज्यों में। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो तमाम राज्य हैं, अगर बात की जाए तो 2 राज्यों में चुनाव हैं कहीं ना कहीं, जिससे उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी अपने विभिन्न कार्यक्रम और दौरे के माध्यम से सपा अध्यक्ष के इंडिया गठबंधन के ऊपर दबाव बनाते हुए सीट कहीं ना कहीं मांगते हुए नजर आएगी। और अगर सीट नहीं मिलता है तो क्या सपा अकेले लड़ेगी, वो निश्चित तौर पे आने वाला समय बताएगा। अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर में इंडिया गठबंधन के तहत और मध्य प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशियों को उतारना चाहती है, जिस उद्देश्य से कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे को लेकर मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। अगर बात की जाए तो बांदा से सटा हुआ जिला खजुराहो के अंदर में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो वहां से ठीक लगभग 150 किलोमीटर दूर रीवा, जो कि मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, वहां के सिरमौर जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह, जिस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो सटे हुए पड़ोसी राज्य हैं, वहां के पड़ोस के जिलों में तमाम प्रत्याशियों को उतारते थे। और बात की जाए तो ऐसे कई चुनाव हुए हैं जहां समाजवादी पार्टी को जीत भी हासिल हुई है, तमाम सीटों पर जीत भी हासिल हुई है। उसी कदम पर अब अखिलेश यादव चलते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है 5 राज्यों में। अब 2 राज्यों में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इंडिया अलायंस एक तरफ अन्य राज्यों में अखिलेश यादव जो हैं सीटों को लेकर दबाव बना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि वो सीटें मांग नहीं रही बल्कि दे रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब सीट शेयरिंग का सवाल किया जाता है पत्रकारों के द्वारा, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में हम सीट नहीं मांगेंगे, सीट देने का कार्य करेंगे। तो क्या अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें सीट मिलती है और इंडिया गठबंधन के तहत क्या वो चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि बात करें तो लगभग उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में उपचुनाव हुए। अगर बात की जाए तो घोसी में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस
कांग्रेस, आरएलडी और अपना दल कमेरा समर्थन दी और समाजवादी पार्टी घोसी में ऐतिहासिक जीत हासिल की। मगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बागेश्वर में उपचुनाव हुए, जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारती है और लगभग 2000 वोटों से कांग्रेस वहां हारती है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महज 2200 वोट पाते हैं। जिसके बाद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर इंडिया गठबंधन में रहते हुए निशाना साधते उनकी तरफ से कहा जाता है कि अखिलेश यादव को अपना दिल बड़ा करना होगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत अगर सीट नहीं मिलती है तो क्या अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं या नहीं, या इंडिया गठबंधन के तहत उन्हें कुछ सीटों पर सपा के सिंबल पर अपने प्रत्याशी उतारने का मौका इंडिया अलायंस देती है, यानी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जी देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इससे कितना फायदा पहुंचने वाला है? बिल्कुल, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अब अपने पार्टी को कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने का कार्य कर रही। इससे साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी की मंशा है कि हम अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़कर और एक जो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए एक वोट परसेंट की क्राइटेरिया होती है उसको हासिल करें और सपा को और आगे ले जाए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बात करें तो तमाम राज्यों में अपने प्रत्याशियों को उतारने की जिस तरह से बातें कर रहे हैं और क्या इंडिया गठबंधन उन्हें सीट देता है या नहीं तो वो तो वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से सपा के इस चाल से कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ अग्रसर होगी। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में सपा सबसे बड़ी विपक्षी दल है और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वो लगभग 65 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है। तो क्या आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस के साथ किस तरह की सहमति बनती है और कितनी सीटों पर उन्हें अपने प्रत्याशी उतारने की सहमति बनती है वो तो वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर में जो सपा का कार्यक्रम है उसके माध्यम से कितने सीटें पर कांग्रेस उसके साथ गठबंधन करती है इंडिया अलायंस के तहत वो तो वक्त बताएगा। मगर देखने वाली बात ये भी होगी कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस बनाया गया है और क्या विधानसभा चुनाव में सपा अपने प्रत्याशियों को उतारती है वो नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से इससे तमाम राजनीतिक पहलुओं से एनडीए के तमाम नेता इंडिया अलायंस पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं, जैसा कि बागेश्वर चुनाव में हुए थे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।